Hello students, welcome to Career Plus Online. Career Plus is going to start a test discussion with the help of a group of faculties. The discussion will be done by a specific faculty. History questions will be discussed by Mr. M.K. Mohit and K.K. Chaudhary. Polity will be discussed by Mr. Samvad Ranjan and Mr. Sudhir Tripathi. Economics will be discussed by Mr. Raj Yadav and Mr. Tejveer Singh. Science and Technology will be discussed by Sanjay ji and Mr. Sulabh Dubey. Geography will be discussed by myself, Satya Sahni, and Mr. Rajesh Singh. Environment and Ecology will be discussed by Mr. Sanjay ji and Rajesh Singh, and Current Affairs will be discussed by Mr. Sudhir Tripathi. Now, first of all, myself, Satya Sahni, going to start the discussion for Geography portion. After that, next faculty will be discussing the question. So let us take Geography portion. First of all, in Geography, the question number are 3, 6, 29, 30, 33 like this way. One by one you are going to discuss. In Geography, first question is question number 3. The first question is question number 3, and the question is, the Kaveri Water Dispute Tribunal Award deals with sharing the waters of the Kaveri system among the basin states. And some background you need. Kaveri Water Dispute Tribunals. To understand a particular question properly, you need also certain backgrounds. Bilingual होना है हम लोगों को, so that दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको समझ सकें. तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल. हम जानते हैं कि कावेरी वाटर मोस्ट डिस्प्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया है, और इसकी जो है रिवर जो बेसिन्स है, कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज एरिया, वाटर शेड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कई स्टेट से होकर के पास करती है. और चूंकि साउदर्न इंडिया लेस वाटर एक्सपीरियंस करता है, वाटर डिस्प्यूट होते रहते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं. आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 है, जिसमें इसकी व्यवस्था की गई है कि रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं, जो बनाई गई है. और यह जो ट्रिब्यूनल है, जो भी डिसीजन वगैरह देगी, इसके डिसीजन बाइंडिंग वाले होंगे. जिस रिवर के लिए बनाई गई है, और यह जो रिवर कावेरी रिवर है, जिसका कैचमेंट एरिया, जो रिवर बेसिन है, वाटर शेड है, जिस स्टेट से होकर पास करती होगी. तो इसमें क्वेश्चन है कि भाई कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड डील्स विद शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ कावेरी सिस्टम. किस रिवर, कौन कौन से स्टेट आएंगे? इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कावेरी का जो कैचमेंट एरिया है, रिवर बेसिन है, किस स्टेट से होकर के पास करता है. तो क्वेश्चन तो बहुत ही है. इसमें से आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कैचमेंट एरिया नहीं है कावेरी का, और बाकी सारे स्टेट्स में है. तो आंसर इसमें क्या होगा? आंसर सी है. कर्नाटका, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला. क्योंकि आंध्र प्रदेश तो बहुत ऊपर है, वहां से कावेरी कृष्णा रिवर की बेसिन पास करती है, इसलिए 3 का जो है आंसर आपका सी है. कर्नाटका, तमिलनाडु, पांडिचेरी एंड केरला. बेसिकली डिस्कशन का इंपॉर्टेंस फायदा आपको तभी मिलेगा कि इसके साथ साथ
आप जितने रिवर सिस्टम है इंडिया के, उनके कैचमेंट एरिया को, जो बेसिन एरिया है, वाटर शेड्स हैं, आप उसको एटलस से जरूर देखें। हमने तो एक कावेरी रिवर सिस्टम यहाँ बता दिया। आपकी ड्यूटी है एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कि एटलस में जाएं आप, उसमें बेसिन, रिवर बेसिन के डायग्राम दिए गए हुए हैं, तो आप देखें कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी रिवर बेसिन हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत मैक्सिमम जो सिलेबस को कवर कर दिया जाए। रियलिटी तो होती है कि भाई क्लास में अगर क्लास आप किए हैं तो सारे रिवर बेसिन को 1 by 1 पढ़ाई जाती है, तो डिस्कशंस में तो बहुत कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इस तरह से आप एक ड्यूटी निभा सकते हैं। क्योंकि अगला एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा तो कावेरी के जगह पे गोदावरी उठा देगा, कृष्णा बेसिन को उठाएगा, गंगा को उठाएगा, ब्रह्मपुत्र को उठाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के बाद आपकी ड्यूटी बन जाती है कि और भी रिवर सिस्टम को आप तलाश करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सेल गैस, इट टॉक्स अबाउट सेल गैस। सेल गैस के बारे में बताता है कि सेल गैस किस जो है बेसिन्स में, किस रिवर बेसिन्स में और कौन से रीजन्स हैं जिसमें कि सेल गैस इंडिया में पाए जाते हैं। सेल गैस के बारे में हल्का बताना चाहिए मुझे। तो सेल गैस क्या है? आप जानते हैं कि सेल गैस अभी न्यू डिस्कवरी है और फ्रैक्शनल टेक्नोलॉजी यूएस में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और फ्रैक्शनल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो रॉक्स को तोड़ दिया जाता है, फाइंड उसमें क्रैक्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, एक नेटवर्क ऑफ क्रैक्स क्रिएट कर दिए जाते हैं और सेल गैस उसमें से बाहर आती है। अमेरिका में टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, बाद में अमेरिका इसमें बहुत आगे निकल गया, फिर चाइना में निकल गया, बहुत सारे इसके रिजर्व तलाश किए गए हैं। इंडिया ने भी शेयर किया टेक्नोलॉजी को यूएसए से और इंडिया में भी बहुत सारे जो रीजन्स हैं जिसमें सेल गैस की पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर की गई है। और रिसेंट ये जो डेटा बता रहा है क्वेश्चन, तो इसमें जो भी सेट की गई है इसके अलावा इसका आंसर आप देख सकते हैं कि जितना इसमें बेसिन दी गई है सब में सेल गैस पाई गई है। रिसेंट जो भी डेटा है वो बता रहे हैं कि सेल गैस जितने इसमें ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 सब में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं गोदावरी बेसिन में भी है, दामोदर बेसिन में भी है, राज बेसिन, राजस्थान बेसिन, राज मतलब राजस्थान बेसिन में भी है, अपर असम बेसिन में भी सेल गैस पाए गए हैं, प्लस विंध्यन बेसिन में भी सेल गैस पाए गए हैं। तो प्लीज नोट डाउन, जो भी ऑप्शन हो तो सही है। इसके अलावा भी आपको लिख लेने चाहिए कि गोदावरी बेसिन है, दामोदर बेसिन है, अपर असम बेसिन है, राजस्थान बेसिन है और विंध्यन बेसिन, उसमें भी सेल गैस की पॉसिबिलिटी पाई गई है। तो इस क्वेश्चन के अलावा हमने कई और ऑप्शन आपको इसमें बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। सही नहीं हो रहा है, शायद चलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखें, which of the following is not a रबी क्रॉप। रबी क्रॉप आप जानते हैं कि क्रॉप जो है, क्रॉप को हम 3
भाग में बांट सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स होती हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। जो खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है और जायद क्रॉप है। इस क्वेश्चन की एनालिसिस आप इसमें देख सकते हैं। ऑप्शन तो 4 क्रॉप का ही जानना है कि रबी क्रॉप कौन नहीं है। आंसर तो बहुत सिंपल है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है और जायद क्रॉप है, उसको आपको जान लेने चाहिए। तो जितने क्रॉप्स हैं उसको 3 भाग में बांट सकते हैं, खरीफ, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। जो खरीफ जो क्रॉप्स है हॉट रेनी सीजन में उसको बोया जाता है। हॉट रेनी सीजन इसके लिए चाहिए। इसके जर्मिनेशन के लिए, सीड्स जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। और जो रबी क्रॉप्स हैं विंटर सीजन में बोए जाते हैं, इसकी सीड्स जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। और जायद जो क्रॉप है ये समर सीजन का है। समर सीजन क्रॉप है, बिफोर रेनफॉल, गर्मी भी हिंदी में कहा जाता है। अब एग्जाम्पल इसमें हम देखें, एग्जाम्पल्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने के लिए। जो खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल है राइस, कटन, ज्वार, बाजरा, रागी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम आप नोट कर सकते हैं। अरहर, पिजन भी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, कास्टर, रेंडी, हिंदी में कहते हैं रेंडी इसको, तो कास्टर, रेंडी। इसमें कटन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कटन एक खरीफ क्रॉप है, राइस तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जो विंटर जो क्रॉप है इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, खासकर जर्मिनेशन के लिए। और विंटर सीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है व्हीट, बार्ली, इसके साथ बहुत सारे और भी क्रॉप्स बोए जाते हैं जो मिक्स क्रॉप आप जानते होंगे। तो पी है, ग्राम है, इसको चना कहा जाता है, ग्राम। मटर, चना, मस्टर्ड भी गेहूं के साथ ही खेती की जाती है, जिसके साथ आप याद कर सकते हैं। मसूर भी रबी क्रॉप है। सनफ्लावर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर रबी क्रॉप है। कटन खरीफ क्रॉप है। लिनसीड जिसको तीसी कहा जाता है हिंदी में, लिनसीड
ये भी गेहूं के साथ खेती इसकी की जाती है, इसलिए आप इसको भी याद रखें, लिनसीड। जैक क्रॉप में जो है ककम्बर आते हैं, ककम्बर प्लस मेलन्स में जो आते हैं वाटरमेलन, तरबूज, मस्कमेलन, वाटरमेलन, मस्कमेलन और सम वेजिटेबल्स भी इसमें आते हैं। राइस की अगर बात कही जाए, अगर ऑप्शन दी जाए कि राइस बेसिकली खरीफ क्रॉप है, लेकिन इंडिया में जो कावेरी बेसिन्स है और वेस्ट बंगाल में जो कोस्टल एरियाज हैं, 4 राइस की खेती की जाती है। एक साल में 4 राइस की हार्वेस्ट की जाती है। क्योंकि इंडिया में जो मानसून होता है आप जानते होंगे कि साउथ ईस्ट मानसून होता है, समर मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, विड्रॉल ऑफ मानसून होता है। तो इंडिया की जो मानसून है, वर्षा की जो सीजन है उसको 4 भाग में बांट सकते हैं और चारों पार्ट्स में राइस की खेती की जाती है। तो राइस की खेती 4 सीजन में की जा सकती है, लेकिन बेसिकली राइस क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो खरीफ क्रॉप है। तो इस तरह से टेस्ट एनालिसिस और डिस्कशन का मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन कोई पूछी गई है, उससे रिलेटेड इतना आप तैयार कर लें कि उससे जो भी क्वेश्चन बनता है उसको आप सॉल्व कर पाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारा चीज इसमें दे दी जाए, लेकिन आपकी ड्यूटी बन जाती है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है इस तरह से उसकी प्रिपरेशन करें कि एग्जामिनर जितना क्वेश्चन सेट करे उससे इसका आंसर जो भी है। क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है आपसे, स्टैंडिंग क्रॉप है, खरीफ फसल हिंदी में कहा जाता है। स्टैंडिंग क्रॉप जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको इट इज टोटल ड्राइड बायोमास ऑफ एन इकोसिस्टम दी गई है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है और बायोमास क्या है। एक टॉपिक की इकोलॉजी टारगेट से भी रिलेटेड है। तो इसमें डिफरेंस हमको समझना होगा कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है और बायोमास क्या होती है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या कॉन्सेप्ट है? 3 शब्द आप समझ सकते हैं, स्टैंडिंग स्टेज, स्टैंडिंग स्टेज, स्टैंडिंग क्रॉप एंड बायोमास। बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन इकोसिस्टम का है। इकोसिस्टम का एक क्वेश्चन है। इकोसिस्टम आप जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज ए प्लेस हैबिtat वेयर abiotic and biotic factors live and interact in a functional relationship। जो इकोसिस्टम अगर डिटेल आप पढ़ेंगे, सिस्टम भी क्या है, a set of elements and their attributes are system, and what are the complex system is ecosystem। So these 3 terms are related to ecosystem, biological system, ecological system। The standing stage is, it refers to the total amount of abiotic factor in an ecosystem। किसी इकोसिस्टम में टोटल जो है एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग जो मैटर कितने हैं, उसको स्टैंडिंग स्टेज कहा जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में नॉन लिविंग भी होंगे, नॉन लिविंग मैटर होंगे, तो उसको स्टैंडिंग स्टेज कहा जाएगा। और किसी इकोसिस्टम में टोटल ऑर्गेनिक मास कितना है, टोटल बायोमास कितना है,
ऑर्गेनिक मास कितना है, लिविंग मास कितना है, लिविंग मीन्स ऑर्गेनिक। हियर ऑर्गेनिक मीन्स द मैटर इज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। The term here living, it also includes dead biomass, organism. It means a standing crop refers to total amount of biotic matter. It may be living, it may be also non-living. तो जो ऑर्गेनिक मास है, बायोमास है, किसी इकोसिस्टम में कितना है, उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में ऐसे पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका है इट इज टोटल ड्राइड बायोमास ऑफ एन इकोसिस्टम। ड्राइड का मतलब है कि इट इंक्लूड्स ओनली ऑर्गेनिक बायोमास, लिविंग मीन्स विच कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग बट इट इंक्लूड्स बोथ डेड एज वेल एज लाइव। तो ड्राइड का मतलब है इट डज नॉट इंक्लूड इनऑर्गेनिक, स्टैंडिंग स्टेज इसमें से निकाल देंगे। इकोसिस्टम में जितने मैटर हैं उसमें से अगर निकाल देते हैं आप स्टैंडिंग स्टेज को, तो स्टैंडिंग क्रॉप बचेगा। ठीक है, एक और एनालिसिस आपको दे कि बायोमास क्या है। बायोमास, बायोलॉजिकल मास क्या है, क्या डिफरेंस है स्टैंडिंग क्रॉप में और बायोमास में। हमने तो डिफाइन कर दिया कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, टोटल लिविंग मैटर है इकोसिस्टम में। तो बायोमास क्या है? यस, बायोमास क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप को बहुत सारे तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। किसी इकोसिस्टम में स्टैंडिंग क्रॉप कितना है उसको हम कई तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप को नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी इकोसिस्टम में कितना ऑर्गेनिक मास है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों, उसको हम इस तरीका से दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हम दिखा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इक्वेटोरियल इकोसिस्टम है, उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर कितने ट्री हैं, एक साल में कितने ट्री हैं, तो हो सकते हैं 1 मिलियन ट्री पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको हम एक तरीका दिखाए कि इसको नंबर की सहायता से दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है वेट की सहायता से हम दिखाएं, वेट और मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको हम इस यूनिट में भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटोरियल इकोसिस्टम में कितना वेट है, मास है पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर। जब हम स्टैंडिंग क्रॉप को वेट और मास की सहायता से दिखाएंगे तो उसको हम कहेंगे बायोमास। वेरी टेक्निकल, ओनली सम स्टैंडर्ड बुक्स डिफरेंशिएट दिस कॉन्सेप्ट, तो प्लीज केयर। I differentiated what is difference between standing crop and biomass. Standing crop still एक बार मैं डिफाइन कर रहा हूं कि it refers to the presence of total amount of organic mass living as well as non-living in an ecosystem. इसको कह सकते हैं ड्राई बायोमास, बायोलॉजिकल मास। ड्राई का मतलब इट एक्सक्लूड्स इनऑर्गेनिक, स्टैंडिंग स्टेज को एक्सक्लूड कर देगा इकोसिस्टम के मास से। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन नंबर 30 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 इज क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. Answer is D. Answer is D. Are one of the biodiversity hotspot spot of the world. बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी आप जानते होंगे, हॉट स्पॉट हल्का समझना पड़ेगा. बायोडाइवर्सिटी सभी लोग जानते होंगे. इट रेफर्स टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्टार्टिंग एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जीन्स, स्पीसीज, इंडिविजुअल. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एट लार्जर लेवल, ब्रॉडर लेवल, हैबिटाट. अब इसमें कॉन्सेप्ट एक हैं हॉट स्पॉट्स. हॉट स्पॉट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, तो इसके हॉट स्पॉट के जो फीचर्स हैं उसको कही जाती है कि किसी रीजन में बायोडाइवर्सिटी एंडेमिकली हाई होना चाहिए. एंडेमिक स्पेसीज का मतलब होता है कि वहाँ उस स्पेसीज के जीन्स का ओरिजिन होना चाहिए, और इस आधार पे इंडेमिक जो स्पेसीज हैं जिसके जीन्स का ओरिजिन उसी रीजन में हुआ है, हाई होना चाहिए. पहला कंडीशन है कि इंडेमिक स्पेसीज की जो वैरायटी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होना चाहिए, जो कि वेस्टर्न घाट में है. वेस्टर्न घाट में एंडेमिक जो स्पेसीज है, लोकल जीन्स ओरिजिन बहुत ज़्यादा है. और दूसरा रिक्वायरमेंट होता है हॉट स्पॉट. और भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, सबका डिस्कशन होगा, इसलिए बहुत हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे. आगे से टेस्ट हम लोग देखेंगे. आज सबको इंट्रोड्यूस कर देने हैं जितने जो फैकल्टी हैं, तो ये टेस्ट कंप्लीट हो जाए. आगे के टेस्ट देखेंगे, कुछ इधर उधर कर सकते हैं हम लोग. तो दो तो सही है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है. और तीसरा जो है कस्तूरीरंगन कमेटी, आप जानते होंगे गाडगिल कमेटी, कस्तूरीरंगन कमेटी, 2 कमेटी इस पर बनी हुई है. इसको आप डिटेल पढ़ लें. और इसमें कहा कि 22% रीजन के लिए इको सेंसिटिव जोन का रिकमेंडेशन था, ये नहीं था, 75% था. इसलिए जो है 3 ऑप्शन गलत है. और लास्ट है कि वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज है वेस्टर्न घाट. इस तरह से 2 या 4 ऑप्शन सही है, जो कि डी में लिखा है, इसलिए 33 का आंसर डी है. ठीक है, आ गया. उसके बाद नेक्स्ट है 34. लगातार है, पूरी करने में. Which of the following states are true about El Nino? El Nino सभी आप जानते हैं. मानसून में आप पढ़े होंगे कि El Nino क्या होता है. हमारे पास जो ऑप्शंस है उसको देख सकते हैं. It is caused by periodic presence of warm water along warm water. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि El Nino क्या है. वार्म ओशन वाटर करंट है ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू चिली. यहाँ आपको दिया वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वही पेरू चिली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका का होता है. तो ये ऑप्शन जो 34 हम देख रहे हैं, 34 आंसर. थर्टी फोर आंसर ये है. तो 34 का देखिए, पहला इसमें जो पॉइंट है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, ये सही है. दूसरा जो ऑप्शन है इट्स लीड टू वीकनिंग ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून, ये भी जानते हैं कि एल नीनो का इंडियन साउथ वेस्ट मानसून के साथ नेगेटिव रिलेशंस है. मतलब एल नीनो ईयर इंडिया में कम वर्षा होगी, सूखा पड़ेगा, तो ये भी सही है. और बाकी जो 3 जो ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट कोस्ट पे टोरेंशियल रेन होगा, हेवी रेन होगा, ये गलत है, वहाँ नहीं होगा. चौथा जो है कि गुआनो इंडस्ट्री साउथ अमेरिका में इससे बेनिफिटेड होगी, ये गलत है. गुआनो इंडस्ट्री नहीं होती है कोई, गुआनो बर्ड्स होती हैं, गुआनो नाम की कोई इंडस्ट्री नहीं है. ठीक है, इसलिए इसमें 34 में 1-2 सही है, आंसर ये है. देन उसके बाद 35 क्वेश्चंस हैं. 35 क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं. 35 पे आंसर ए है. बच्चे के नहीं हुआ, इस में देखते हैं.
इसमें ओनली 2 सही है। इसमें लिखा है कि स्टेरॉइड्स होते हैं, माइनर प्लैनेट्स होते हैं। सारे स्टेरॉइड्स माइनर प्लैनेट्स नहीं होते हैं, और सारे जो माइनर प्लैनेट्स से स्टेरॉइड हैं मार्स जुपिटर के बीच में नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। कुछ जो माइनर प्लैनेट कुपियर बेल्ट के बाहर भी होते हैं, मार्स जुपिटर में ही नहीं होते हैं, तो ऑप्शन जो 1 है वो गलत है। दूसरा जो है कि कॉस्मेट्स जो है आइसी एंड सॉलिड बॉडी होते हैं, ये सही ऑप्शंस हैं। जो कॉमेट्स होते हैं आइसी एंड क्लाउडी ही बॉडी होते हैं, बहुत कम टेम्परेचर के बाद सॉलिड हो जाते हैं, तो ये जो है सही है। टेल भी होता है, हेड भी होता है, भी आप जानते हैं। तो 2 ऑप्शन सही है। 3 जो है मेटेराइट, मेटेलिक नहीं होते हैं, मेटेलिक बॉडी नहीं होते हैं, इसलिए 3 गलत है। कूट जो है 3 गलत है, और 35 ए सही है। देन 36 जो क्वेश्चन नंबर है 36 क्वेश्चन नंबर डी। 36 आंसर इज डी। इसमें जो है 3 कूट दिए गए हैं और तीनों सही हैं। इसमें प्लेन की बात की गई है कि जो स्ट्रक्चरल प्लेन है कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चरल प्लेन जो है इरोजन से नहीं बनते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस से बन सकते हैं, इरोजन का पार्ट नहीं होता है। तो तीनों मैकेनिज्म से प्लेन बन सकते हैं। पहला है अपलिफ्टमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द सी फ्लोर, अपलिफ्ट कर जाए तो उससे भी स्ट्रक्चरल प्लेन बनते हैं। छोटनागपुर प्लेटो स्ट्रक्चरल प्लेन है। एप्लेसियन जो प्लेटो है वो भी स्ट्रक्चरल प्लेन है। स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया विच मेक्स एन एक्सटेंसिव लोलैंड, अगर कोई एरिया डिप्रेस कर जाता है एक्सटेंसिव लार्ज लेवल पे, वो भी प्लेन बन सकता है। और हेलुप स्कूप्ड आउट ऑफ आइस, और आइस ह्यूज आइस अगर डिपोजिशन होगा तो उससे भी जो है जो सरफेस एरिया है लार्ज लेवल का और डिप्रेस हो सकता है और वो प्लेन बना सकता है। What is plane? A long stressed low land is plane. तो तीनों मैकेनिज्म से प्लेन बन सकते हैं। देन 37 ले सकते हैं। इसी से कर लेते हैं, लिख लेते हैं जोधपुरी। देन 37 दोनों ऑप्शन है सही है। सेवन आंसर सी है इसमें। देखें आप क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू द विंड, विंड से रिलेटेड है। ग्रेटर इज द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट, हायर इज द विंड स्पीड। सही है। आप जानते हैं कि विंड का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट है, डिफरेंस है, उसके ऊपर स्पीड की वेलोसिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा जो है एक कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड है। ग्रेटर इज विंड वेलोसिटी, ग्रेटर इज डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय कोरियोलिस फोर्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी ऑप्शन सही है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो कोरियोलिस फोर्स भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड की जो वेलोसिटी है उसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा।
इसलिए दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर इसका 37 सी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 38 सी, आंसर फॉर 38 इज ऑल्सो सी। 38 क्वेश्चन का भी आंसर सी है। इसमें इनकरेक्ट देखना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है। एक जरूर आपको कहेंगे कि क्वेश्चन में जरूर देखिए कि एक करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो पहला है कि जेट स्ट्रीम्स आर नैरो मियांडरिंग बैंड्स विथ वेलोसिटी की होती है, एम्बेडेड इन वेस्टर्ली होती है। ये ऑप्शन जो है ये सही है। वन ऑप्शन क्या है वो सही है, डेफिनेशन ही होता है जेट स्ट्रीम का ये, तो वो सही है। बाकी जो है दो ऑप्शन जो है वो गलत है कि वेस्टर्ली का डायरेक्शन हमेशा वेस्टर्ली नहीं रहेगा, वो तो मियांडरिंग होगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए दो गलत है। और तीसरा जो है एवरेज विंड स्पीड इज वेरी हाई, वही जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी जो एवरेज हाई विंटर सीजन में होती है वो समर सीजन में नहीं होती है, क्योंकि विंटर सीजन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होता है, प्रेशर डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए विंटर में वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए 2-3 इसमें गलत है, आंसर 38 सी। ठीक है, नहीं इससे देख कर दे रहा हूँ। अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब है चल जाएगा, हो जाएगा। हाँ, जिसके पास नहीं वो भी देखेगा, जरूरत है इसकी। हमने 37 किया ना, 37 किया, 38 किया, 39, 30 जो 9 है, जो सामने क्वेश्चन आपके है, $39 आंसर आपका सी है, दोनों सही है। $39 आंसर सी है। ये क्वेश्चन स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी से क्वेश्चन है, हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें चाहिए कि स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मल इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होते हैं, डियाबेटिक लैप्स रेट क्या होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आपको चाहिए क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहा जाता है कि भाई आप जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा एक रेट के साथ, जो कि 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। इसको इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहा जाता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहा जाता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट भी कहा जाता है। जब सरफेस से ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा, जिस रेट से घटेगा उसको इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहेंगे। उसको 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड और 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर कहा जाता है। तो एक इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है जो इसमें दिया हुआ है। दूसरा एक कह रहा है कि एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होते हैं? एडियाबेटिक लैप्स रेट में देयर इज ए डिक्रीज और इंक्रीज इन टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन हीट। वो जो एयर सिस्टम है उसके वॉल्यूम चेंज करने से टेम्परेचर में चेंज होता है। आप जानते हो कि हीट टेम्परेचर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट में देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन हीट। हीट सेम रहेगा लेकिन टेम्परेचर उसका चेंज कर जाएगा, क्योंकि वो वॉल्यूम घटने इंक्रीज करने से अथवा डिक्रीज करने से उसका टेम्परेचर घट बढ़ सकता है।
तो बिना हीट में चेंज हुए अगर टेम्परेचर चेंज कर जाता है तो उसको कहा जाता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट हीट चेंज होता है तब उस पर टेम्परेचर चेंज होता है। हीट एक एनर्जी होती है, टेम्परेचर मेजर ऑफ हीट होता है, दोनों में डिफरेंस होते हैं। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में हीट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट में चेंज होता है टेम्परेचर में विदाउट एनी चेंज इन हीट होता है। जो एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है दो तरह का होता है, ड्राई होता है जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है, वो ड्राई एयर के लिए होता है, उसमें कंडेंसेशन नहीं होती है। वो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट भी होता है जो इसमें दी गई है दूसरे ऑप्शंस में, इसमें कंडेंसेशन लेवल के बाद होती है, इसमें एयर मॉइस्ट होती है, इसमें मॉइस्चर रिलीज होती है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है, लेकिन वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट 2 to less than 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसका लैप रेट वेरी करता है और ड्राई से कम होता है। तो हमने आपको बता दिया एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। वेट को सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट भी कहा जाता है। जो रेनफॉल की मैकेनिज्म है वो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के ऊपर जो एयर का कंडीशंस है, स्टेबल है कि अनस्टेबल का है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। बरसात तभी होगी जब एयर राइज करेगी। वर्षा का पहला मैकेनिज्म है कि एयर किसी तरीका से ऊपर राइज करना होगा। रेनफॉल मैकेनिज्म बहुत सारे पढ़ने के बाद इसमें हम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपली आप देख सकते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक कंडीशन दो होती, सिंपली दो कह सकते हैं होती है कि स्टेबिलिटी होगी, जीएस के लिए हम दो ही करेंगे यहाँ, स्टेबिलिटी होगी नहीं तो इनस्टेबिलिटी होगी। इनस्टेबिलिटी में एयर राइज करके ऊपर उठती है और उससे वर्षा होती है। स्टेबिलिटी में हवा स्टेबल होती है, ऊपर राइज नहीं करती है, उसको धक्का भी दीजिएगा तो ऊपर राइज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पे हम आते हैं कि एयर इज अनस्टेबल व्हेन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एक्सीड्स ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये सही है कि गलत है? आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। दिस इज पॉकेट ऑफ एयर, इस पॉकेट ऑफ एयर के रूप में इसको समझ सकते हैं। ये इन्वायरमेंट है, ये भी इन्वायरमेंट है, तिब्बत प्लेटो है, ये भी ये तिब्बत प्लेटो है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट वगैरह हो सकते हैं। ये पॉकेट ऑफ एयर है तिब्बत प्लेटो पे, मान लीजिए ये इन्वायरमेंटल है। यहाँ टेम्परेचर हाई हो सकता है, एयर राइज करेगा, इस हाइट पे पॉकेट ऑफ एयर आएगा, यहाँ इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। आप जानते हैं ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है तो एयर ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, जब एयर एक्सपेंड करेगी तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो इस सारी चीज़ को बहुत और तरीका से समझा जा सकता है, लेकिन हम पॉइंटेड यहाँ रहेंगे। तो मान लीजिए कि दिस जो है पॉकेट ऑफ एयर राइज किया, अब इसमें कंडीशन दे रहा है कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कंडीशन हमारे पास है एक का कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एक्सीड्स ग्रेटर है, तो इस हमने लिख दिया इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ग्रेटर देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसी का जो है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इस पॉकेट ऑफ एयर का है। कंडीशन दी गई है कि भाई इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ग्रेटर है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से। ऐसा कंडीशन है इन्वायरमेंट में कि जो लैप्स रेट है पर किलोमीटर टेम्परेचर घटने का जो रेट है इन्वायरमेंट का ज़्यादा है, सराउंडिंग एरिया का ज़्यादा है, और इसका कम है। जो पॉकेट ऑफ एयर है राइज कर रही है, इसका कम है। तो इसका मतलब ही कि इसका रेट जो लैप्स रेट ज़्यादा है, इसका भी लैप्स रेट ज़्यादा है, इसका लैप्स रेट कम है, इस पॉकेट ऑफ एयर का कम है। तो जब लैप्स रेट इसका ज़्यादा है, 1 किलोमीटर हाइट पे अगर हम जाएं तो इसका लैप्स रेट ज़्यादा है और इसका कम है। इसका ज़्यादा है तो यह लो टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ भी लो टेम्परेचर हो जाएगा। जब इसका लैप्स रेट ज़्यादा है पर किलोमीटर, टेम्परेचर जो घट रहा है वो ज़्यादा है, तो यहाँ आने के बाद टेम्परेचर कम होगा, यहाँ आने के बाद टेम्परेचर इस साइड में भी कम होगा। और इसका जो है कम है, पॉकेट ऑफ एयर का कम है, तो इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग एरिया इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस पॉकेट ऑफ एयर का
टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा। तो जब भी एक कंडीशन होती है कि ये पॉकेट ऑफ एयर सराउंडेड बाय लो टेम्परेचर, एयर राइज करेगी, एयर राइज करना शुरू करेगी। और जब एयर राइज करेगी तो क्या होगा? रेनफॉल होगा। हमने एक लाइन पहले भी आपसे कहा था कि वर्षा होती है जब एयर राइज करेगी। तो यहाँ इस तरह की कंडीशंस है कि एयर राइज करेगी, मतलब अनस्टेबल एयर है, इनस्टेबिलिटी का कंडीशन है। यहाँ अनस्टेबल एयर है, अनस्टेबल एयर अनस्टेबल है, इस कंडीशन को इनस्टेबिलिटी कहा जाता है। मतलब रेनफॉल यहाँ होगा, रेनफॉल यहाँ होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन जो एक है वो सही है। उसी तरीका से दूसरा भी ऑप्शन आप देखेंगे तो सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैब-सेट के ऊपर टेम्परेचर है, इसमें कही गई है कि एयर इज डिफाइंड एज स्टेबल, इसमें स्टेबल एयर होगी। इन्वायरमेंटल लैब्स रेट इज लेस, इन्वायरमेंटल लैब्स रेट जो है वो कम है। एंड सेचुरेटेड जो है एडियाबेटिक लैब्स रेट है वो ज़्यादा है। तो उस हाइट के पे जाने के बाद क्या होगा? जो पॉकेट ऑफ एयर है उसका टेम्परेचर कम होगा, सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग एयर का ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही है, इसलिए आंसर इसका 39C है। देन 66, क्वेश्चन नंबर 66। सॉइल पे क्वेश्चन है, सॉइल के फीचर पे क्वेश्चन है। इसमें 4 सॉइल दी गई है, चरनोजेम सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल एंड रेड येलो सॉइल। इसके फीचर दी गई है, फीचर देख सकते हैं आप। इट कंप्राइजेज 2 लेयर्स, इसमें 2 लेयर होती हैं, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर रिच होती है ह्यूमस में, तो यहाँ से ही आप आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सी सॉइल रिच होती है ह्यूमस में। एक से ऑप्शन आप निकाल सकते हैं, एक ही ऑप्शन से, कि कौन सी सॉइल रिच होती है ह्यूमस में। आप जानते हैं चरनोजेम सॉइल रिच होती है ह्यूमस में। ब्लैक सॉइल जो होती है वो ब्लैक होती है कई रीजन से। एक ह्यूमस के कारण होता है, जो चरनोजेम ब्लैक के टाइप है, जो यूक्रेन रसिया में पाई जाती है, ह्यूमस के कारण ब्लैक होती है। इंडिया की ब्लैक सॉइल जो है वो टिटेनिफेरस नोड्यूल्स होते हैं, उसके कारण केमिकल रीजन से ब्लैक होती है। तो यहाँ जो दे रहा है ह्यूमस है, तो चरनोजेम में ही ज़्यादा ह्यूमस होगा, तो एक ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एक भी ऑप्शन कह रहा है कि ये चरनोजेम सॉइल है। दूसरा भी आप कह सकते हैं कि स्लाइटली डेफिशिएंट इन वाटर होती है, वाटर में थोड़ा डेफिशिएंट होती है। अगर प्रेरी सॉइल के कंपेरिजन में हम देखें तो प्रेरी में जो है वहाँ रेनफॉल थोड़ा एक्सेस होता है और एवोपरेशन कम होता है, और इसमें थोड़ा डेफिशिएंसी होती है। तो ये भी ऑप्शन इसके लिए सही है, मैच कर रहा है चरनोजेम से। एंड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी इसमें प्रैक्टिस की जाती है, जो व्हीट की कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यूक्रेन रसिया में की जाती है, इसलिए चरनोजेम इसमें ऑप्शन जो ऑप्शन ए जो है वो सही है। 66 का जो ए ऑप्शन सही है। देन सिक्सटी 67 जो दिया है आपको, फैक्टर डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टेम्परेचर, एक साथ ले सकते हैं कि फैक्टर डिटरमिनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। 67 है, इसमें डी आंसर है। डी आंसर है, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। पैटर्न ऑफ इंसोलेशन, इनकमिंग रेडिएशन का पैटर्न क्या है, टेम्परेचर को डिटरमिन करेगा। एलिवेशन क्या है, कितना हाइट है सी लेवल से, वो भी टेम्परेचर को डिटरमिन करेगा, आप जानते होंगे। एस्पेक्ट का मतलब यहाँ स्लोप एस्पेक्ट है। जो स्लोप होते हैं माउंटेन के, प्लेटों के जो स्लोप होते हैं, सन फेसिंग हो सकते हैं, डार्क हो सकते हैं। तो सनी फेस होगा तो हाई टेम्परेचर होगा, डार्क होगा तो लो टेम्परेचर होगा। प्रॉक्सिमिटी ऑफ सी कॉन्टिनेंटलिटी कही जाती है कि समंदर से करीब होगा तो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, मेरीटाइम इफेक्ट आएगा। मुंबई में कॉन्टिनेंटलिटी है, समंदर के पास है। दिल्ली में मेरीटाइम कॉन्टिनेंटलिटी है, मुंबई में मेरीटाइम इफेक्ट है। मुंबई ओशन के पास है तो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करेगा, कम होता है। दिल्ली में कॉन्टिनेंटलिटी है, ओशन से बहुत दूर है, तो एक्सट्रीम्स क्लाइमेट होंगे। समर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, समर में, विंटर में ज़्यादा ठंडी होती है।
तो ये भी इन्फ्लुएंस करेगा। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स किस डायरेक्शन से आ रही है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। लैटिट्यूड तो करेगा ही करेगा, हीट को इन्फ्लुएंस करेगा तो टेम्परेचर को भी करेगा। तो इस तरह से इसमें सारे जो फैक्टर्स हैं 1 to 6 सभी आंसर होंगे, आंसर डी होगा। देन 68 बी आंसर जो बी है 68 बी। एयर मास के फीचर आप जानते हैं कि होमोजीनस बॉडी होती है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के कैरेक्टर जो सेम होते हैं हॉरिजेंटली, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा अगर देखें इसमें आप जानते हैं एयर मास मॉडिफिकेशंस, एयर मास अगर किसी जो है अदर सरफेस रीजन पे मूव करता है, मूवमेंट होता है, तो डायनेमिक चेंजेज उसमें होते हैं। एयर मास की कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर जाएगी। अगर किसी जो है हॉट सरफेस पे चला गया तो उसका टेम्परेचर हीट चेंज कर जाएगा, इसलिए मॉडिफिकेशन होगा, इसलिए वो 2 सही नहीं है। और 3 जो ऑप्शन है इसमें कूट है वो सही है। एयर मास में सब्सिडेंस होता है, कन्वेक्टिव सेल नहीं होते हैं, उसमें सब्सिडेंस होगा, तभी तो एयर मास स्टेबल होगा एक जगह, उसमें सब्सिडेंस होगा, कन्वेक्शंस नहीं होंगे, कन्वेक्टिव सेल्स नहीं होंगे। तो इस तरीका से 68 का आंसर बी है। उसके बाद इसमें से कह रहा है कि ब्लॉक माउंटेन कौन है, सभी जानते हैं, आप लोग रट्टा मारे हुए कि ब्लॉक माउंटेन कौन कौन होते हैं, लेकिन मैकेनिज्म अगर समझते तो और इजी हो जाता है। ईस्टर्न घाट एस्कार्पमेंट होता है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट एस्कार्पमेंट्स हैं। और वॉस्चेस जो है एक ब्लॉक माउंटेन है जो फ्रांस में है। अपलेशियन माउंटेन जो फोल्ड माउंटेन है जो यूएसए का है। तो आंसर इसमें 69 का सी है। सी। देन 69 के बाद 71 है। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं कि कौन सी जो रिवर बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, तो सभी जानते हैं मिसिसिपी जो रिवर है वो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। ए 71 ए बर्ड फूड डेल्टा बनाती है मिसिसिपी रिवर। देन 72 ए जो है वल्केनिज्म से क्वेश्चन है, वल्केनो से क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि अपराइजिंग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैग्मा को वल्केनिज्म कही जाती है। और पहला इसमें आपको देखना है कि इसमें से सही कौन है। पहला का हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन अलोंग द बेडिंग प्लेन्स सेडिमेंट्री रॉक्स कॉल्ड सिल्स। जो वल्केनिक डिपोजिशंस होता है अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो सील कहेंगे, वर्टिकल होगा तो डाई कहते हैं। तो ऑप्शन 1 तो सही है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो लेकोलिथ कह रहा है सॉसर शेप होता है, यही मिस्टेक है। लेकोलिथ डोम शेप होता है एंड लोपोलिथ सॉसर शेप होता है, सॉसर शेप होता है। 2 ऑप्शन इसमें गलत है, 2 जो कूट है वो गलत है, ठीक है। और तीसरा भी गलत है, फेकोलिथ जो होता है लेंस शेप जो डिपोजिशन वल्केनिक डिपोजिशंस होता है वो पाई द क्रेस्ट ऑफ इग्नियस रॉक में नहीं हो सकता है, उसमें भी हो सकता है और ट्रफ में भी हो सकता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है, इसलिए 72 ए आंसर है। इसमें 72 ए लिखा हुआ है। देन 73 ज्योग्राफी का भी है। 73 का आंसर इसमें डी है। करेक्ट कौन है? जितने ऑप्शंस हैं साइक्लोन के कंडीशन दी गई हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कंडीशंस दी गई हैं। आप जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन
एंड टेम्परेट साइक्लोन, फेमस दो तरह के साइक्लोन हम देख सकते हैं, दोनों के फीचर्स अलग अलग होते हैं, कंडीशंस अलग अलग होती हैं। इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ट्रॉपिक्स में आते हैं उसके फीचर कही जा रही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम ही है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो कहीं ना कहीं ट्रॉपिक्स के टेम्परेचर इसको तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में भी 0.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को छोड़ करके ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। इक्वेटर का एवरेज टेम्परेचर 28 माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पहला ऑप्शन सही है, ट्रॉपिकल का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 18 कम से कम 18 से लेकर के 28 के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकता है। क्योंकि टेम्परेचर जब होगा तभी जो है एनर्जी पैदा होगी, क्योंकि रियल में एनर्जी होगी तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन पैदा होगा। तो टेम्परेचर रिलेटिवली हाई ओशन का चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन केवल ट्रॉपिक्स में ही इसलिए आते हैं कि टेम्परेचर होता है, एनर्जी अवेलेबल होती है। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ साइनेक्टिव सेल। ट्रॉपिकल साइक्लोन में साइनेक्टिव जो सेल, जो सेलुलर जो एक साइक्लिक सर्कुलेशन चाहिए, एयर का सर्कुलेशन साइक्लिक चाहिए, तो वो भी इसकी ज़रूरत है। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कहा कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। इक्वेटर है, इक्वेटर पे 0 कोरियोलिस फोर्स होता है, तो चूंकि इस बीच में 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होते हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसमें ए मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स भी चाहिए, ये भी सही है। मैकेनिज्म टू रिमूव द राइजिंग एयर इन द अपर ट्रोपोस्फियर। एयर राइजिंग भी होना चाहिए। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, नीचे तो साइक्लोन होगा, लेकिन एबव जो होता है ट्रोपोपॉज पे डाइवर्जिंग ब्रांचेज होती है। एक एंटी साइक्लोन भी चाहिए, डाइवर्जिंग भी चाहिए। देन प्रॉक्सिमिटी टू इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं वो ट्रॉपिक्स में आते हैं, और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स क्या हैं, ट्रॉपिक्स में ही हैं। जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, जो ट्रेड विंड्स होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दोनों उसमें मिक्स करते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लिमिटेड टू दीज एरियाज। तो इस तरह से इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। 73 का डी। देन 74 सी। 74 आंसर इसमें सी है। ये लोकल विंड का क्वेश्चन है, आपको पहचानने हैं कि लोकल विंड इसमें से कौन है, सबके फीचर दिए हुए हैं। लोकल विंड्स आप जानते होंगे, विंड्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज विंड। विंड्स प्राइमरी होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, एंड थर्ड टाइप ऑफ जो विंड होती हैं वो लोकल विंड्स होती हैं। दे फॉर्म बिकॉज ऑफ लोकल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ लोकल फैक्टर, लोकल हीटिंग और एडियाबेटिक लैप्स रेट्स। लोकल विंड्स आप जिस लियोंग से अच्छा से पढ़ सकते हैं, सबके नाम उसमें दिए हुए हैं। जितने विंड्स हैं लोकल विंड्स, सबको वहाँ से आपको याद कर लेने चाहिए। अगर फीचर इसमें तलाशेंगे आप जिससे कि पता चले कि कौन सी विंड है, तो दिस इज ए हॉट एंड ड्राई डस्टी विंड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम सहारा डेजर्ट से विंड ओरिजिन होगी। तो पहला ऑप्शन देखें तो हरमट्टन भी वहीं से ओरिजिन होती है, सिरको से वहीं से होती है, और संबल सिमुम, चारों विंड वहीं से पैदा होती हैं। पहला फीचर चारों के लिए सूटेबल है। दूसरा देखिए, इट ब्लोस आउटवर्ड फ्रॉम द डेजर्ट इंटीरियर इनटू कूलर मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी के तरफ जाने वाली इसमें सिरोके है, सिरको जो ग्रीस में जाती है, इटली में जाती है, स्पेन में जाती है, डिफरेंट नाम है, रेड रेन, ब्लड रेन वगैरह लाती है। तो 1, 2 के अनुसार आंसर निकल जाएगा सिरोको, ठीक है। और तीसरा अगर फीचर हम देखें तो जो सिरको जो हॉट एंड ड्राई विंड है, ये जो वहाँ की जो क्रॉप होती हैं, ग्रेप एंड अदर उस टाइम की जो क्रॉप होती हैं, जैतून जिसको कहते हैं, उनको डिस्टर्ब करती हैं, उसको सुखा देती हैं। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन सुटेबल 74 सी के लिए है। तो 74 का ऑप्शन सी है जो लोकल विंड पे है। आपको लोकल विंड सारे पढ़ने पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देन 75
75 आंसर डी है, 75 आंसर डी है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फ्लोइंग, consider the following statement. In summer earth is closest to the sun, thus resulting in high temperature. ऐसा नहीं होता है, टिल्ट ऑफ एक्सिस के कारण जो समर में टेम्परेचर हाई होता है, तो ये गलत है। दूसरा विंटर अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है, टिल्ट ऑफ एक्सिस के कारण ही टेम्परेचर ज़्यादा और कम होता है। तो इस तरह से इसका डी आंसर है, दोनों में से कोई सही नहीं है। देन 75 तो हो चुका, 75 हो चुका है डी। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी इज 99 आंसर इज बी। आंसर इज बी। कंसीडर द फ्लोइंग क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स। क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स को पहचान करके आपको आंसर इसमें बताने हैं। इसके लिए मतलब हुआ है कि जितने क्लाइमेट्स हैं, टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसके जो फीचर्स हैं हमको याद होने चाहिए, तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो पहला हम देखते हैं द रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। तो सबसे डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन सवन्ना के लिए ही कहा जाता है। 2 नंबर का मानसून आता है, लेकिन मानसून में रेनफॉल होता रहता है। तो डिस्टिंक्ट जो है वेट एंड ड्राई सीजन सवन्ना के लिए होती है। तो सवन्ना फर्स्ट कैरेक्टर को भी मीट कर रहा है। सेकेंड इज ड्राई सीजन लॉन्गर देन द वेट सीजन, ये भी कैरेक्टर मीट कर रहा है। प्रिवेलिंग विंड्स का कैरेक्टर भी मीट कर रहा है, इसलिए आंसर इसमें जो है सवन्ना है। तो इन दिस वे आई हैव फिनिश्ड द डिस्कशन फॉर जियोग्राफी, एंड the next faculty for the next subject will be coming. Please wait and welcome him. Thanks a lot.